नमस्कार दोस्तों, बिहार के इस प्रैक्टिस श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो ये प्रैक्टिस आपका संविधान का है, ठीक है। अभी तक बिहार स्पेशल मतलब बीपीएससी ने जितने भी परीक्षाएं लिए हैं, ठीक है, उन सभी परीक्षाओं में जितने भी संविधान से प्रश्न उठे हैं उस प्रश्नों की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और हम जानते हैं कि किस तरीके से बिहार पीसीएस मतलब बीपीएससी प्रश्न बनाती है। तो जो ये हमारा पहला जो प्रश्न है ये 2011 के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो हमारा है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, मतलब इसमें ये जानना चाहता है एग्जामिनर की 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया है। दरअसल जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी 26 जनवरी के दिन इसको लागू करने का डेट क्यों रखा गया, आखिर क्या रीज़न था रखने का। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो हमारा चौथा जो ऑप्शन है ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी कैसे बोल सकते हैं, जब तक हम पढ़ें ना तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो सी हमारा है यह एक शुभ दिन था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बी ऑप्शन हमारा है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मतलब इस ऑप्शन का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्या ये सही है? जी नहीं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पहला सही हो जाएगा। कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। 1930 में ही कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था, इसलिए इस दिन को भूल ना जाए, कहीं इस दिन को भुलाया ना जा सके, इसलिए इसी दिन लागू करने के लिए रखा गया, ठीक। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें, क्योंकि जो प्रश्न बन गया है वो तो प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं आपके, ठीक। तो आइए जानते हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और ठीक इसी दिन वो लोग मनाना अपना तैयार कर चुके थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, इसलिए इस तिथि को कहीं भूल ना जाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का तिथि रखा गया और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 26 जनवरी को, ठीक। भारतीय संविधान, प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल हैं, ठीक, क्या शामिल है ये चीज़ जानेंगे। ऑप्शन ए हमारा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और एवं 12 अनुसूची। तो हमारा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो अनुच्छेद हमारे हैं वो 395 अनुच्छेद है, ठीक, न कि 371, 372, 381, ठीक। तो इसी से पहले से ही क्लियर हो जाता है 22 भाग। अब 12 अनुसूची। तो अनुसूची के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए, ठीक। अनुसूची 12 अनुसूची क्या क्या है, कौन कौन से हैं, इस चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न इससे बन जाते हैं, ठीक। तो जो हमारी पहली अनुसूची है, अनुसूची नंबर 1 जो है, पहला अनुसूची है वो राज्यों का संघ है। अनुसूची दूसरा किसकी बात करता है, तो अनुसूची जो दूसरा है वो वेतन की बात करता है। और अनुसूची तीसरे की बात करें तो अनुसूची जो तीसरा हमारा है वो शपथ की बात करता है। और अनुसूची चौथा राज्यसभा की सीटों की बात करता है। इसी तरह पांचवा जो है वो SC ST के मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण की बात करता है। और छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों की बात करता है, मतलब कुछ राज्य पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जो है वो अविकसित है, जिसको केंद्र अधिक मतलब अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मतलब वो देता है, तवज्जो देता है। और तो उन मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में वो कौन कौन से राज्य शामिल हैं,
तो आइए उनके नाम जानते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछ देता है कि अनुसूची 6वीं में कौन कौन से राज्य शामिल हैं या फिर शामिल नहीं है। तो जो शामिल है उसको याद रहेगा, तभी भी नहीं का ही लगा पाएंगे। ठीक, तो जो शामिल है वो उन राज्यों के नाम इस प्रकार है। पहला असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो राज्य है वो 6ठी अनुसूची में शामिल है। इसी प्रकार 7वीं अनुसूची जो है वो शक्तियों का विभाजन है, मतलब राज्य में कितनी शक्तियाँ हैं, केंद्र में कितनी शक्तियाँ हैं, दोनों को मिला के कितनी शक्तियाँ हैं। ठीक, ये सब चीज़ें जो है 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा की बात किया गया है। ठीक, तो जो स्टार्टिंग में जो संविधान था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम की बात है। और 10वीं अनुसूची दल बदल, ठीक, दल बदल की बात 10वीं अनुसूची में है। इसी प्रकार 11वीं 12वीं में, 11वीं में आपका पंचायत शामिल है। 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका शामिल है। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। भारत संविधान में पहला ऑप्शन है 300 आर्टिकल, ऑप्शन 350 आर्टिकल। ये तो दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और अगर ऑप्शन तीसरा की बात करें, ऑप्शन सी की बात करें तो 400 से अधिक आर्टिकल अनुच्छेद, और ऑप्शन डी की बात करें 500 आर्टिकल। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते 500 आर्टिकल। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे संविधान में कई बार संशोधन हुए, बहुत सारे आर्टिकल बढ़े। ठीक है, तो लगभग 450 से अधिक आर्टिकल है, जिसको हम 400 से अधिक भी बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि मान लीजिए अगर टोटल अगर देखा जाए अगर 460 आर्टिकल है तो ये 450 से भी अधिक है और 400 से भी अधिक है, लेकिन 500 आर्टिकल नहीं है। ठीक है, और अगर संख्या की बात करें तो संख्या जो आपका है वो 395 ही है। ठीक है, बस उसमें जैसे कि 21 का 19A 19B ऐसे करके मतलब जोड़ा गया है, लेकिन जो संख्या, जो मूल संख्या जो हमारा सभी अनुच्छेद का है, जो आर्टिकल का है, वो 395 ही है। ठीक, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ठीक, ये देखिए जो हम अभी बताए हैं आपको 7वीं जो शक्ति का विभाजन जो बताए हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितनी शक्तियाँ हैं, ये अलग अलग सब में शक्तियाँ दी गई हैं। तो इसमें ये प्रश्न पूछ लिया है आपका कि संघीय सूची में टोटल कितनी शक्तियाँ हैं, और उसके बाद राज्य सूची में, उसके बाद समवर्ती सूची में। तो आइए जानते हैं यहाँ पे। तो जो संघीय सूची में है जो आपका वो 97 है, राज्य सूची की बात करें तो वो 66 है, और समवर्ती सूची की बात करें तो वो 47 है। ठीक, इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है ए, सी और बी, तो ये कहाँ पे है, ए, सी और बी, ये ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में कुछ आंकड़े चेंज हुए हैं, कुछ क्या तीनों आंकड़े चेंज हुए हैं, तो आपको वर्तमान का याद करना है। ठीक, न कि पुराना वाला। ठीक है, तो वर्तमान में जो आपके आंकड़े हैं वो संघ सूची के जो है वो एक बढ़ गया है, 98 हो गया है। राज्य सूची का जो है वो 59 हो गया है। समवर्ती सूची का जो है वो 52 हो गया है। इसी प्रकार आप जान लीजिए कि राज्य सूची में जो स्वास्थ्य जो चिकित्सा है वो राज्य सूची में शामिल है। इसीलिए कोरोना के टाइम लोग केंद्र पे ब्लेम करते थे, तो लेकिन केंद्र कहती थी ये राज्य सूची का विषय है, इसको राज्य को ध्यान देना चाहिए, लेकिन दोनों ने मिलकर इस पर ध्यान दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। ठीक, तो जो इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। पहला समाजवाद, दूसरा प्रजातांत्रिक, तो सी नंबर जो है सार्वभौमिक, और डी नंबर है धर्मनिरपेक्ष। और प्रश्न जो दिया है सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम में दीजिए। मतलब ये जो शब्द है वो आपके जो संविधान का भाग है, प्रस्तावना जिसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं, उसमें ये सारे शब्द निहित हैं। तो ये चीज़ ये पूछना चाहता है कि कौन सा शब्द पहले आता है, उसी इस क्रम के अनुसार इसको सजाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है आपका सार्वभौमिक आता है, उसके बाद जो है आपका समाजवादी आता है,
फिर अगर बात करें प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष में, तो उसके पहले प्रजातांत्रिक के पहले धर्मनिरपेक्ष आता है, उसके बाद चौथा नंबर पे आपका प्रजातांत्रिक आता है। तो चौथा नंबर मतलब बी यहाँ पे तीनों में है। और सी ए सी ए डी बी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप, जो हमारा मतलब मूल संविधान जो है, जो जिस संविधान में जिस प्रस्तावना में ये सारे शब्द निहित हैं, वहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहले प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, इसको किसी एक संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। तो कौन सा संशोधन में इसको जोड़ा गया था, ये एग्जामिनर जानना चाहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका पहला है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा जो ऑप्शन है वो 44वां संविधान संशोधन, उसके बाद जो है 46वां है, फिर 74वां है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक, जिसमें समाजवादी भी शब्द एक था। वो तीनों शब्द आप यहाँ पे देख सकते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और एक प्रश्न का उत्तर आप हमें दीजिए कि अभी तक प्रस्तावना में टोटल कितना संशोधन किया गया था। केवल प्रस्तावना में, संविधान में नहीं, प्रस्तावना में कितना संशोधन किया गया है, ठीक। ये जो आपका प्रश्न है वो 2016 में पूछा गया है, और ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ई तक ऑप्शन दिया गया है। हम जैसे कि सारे प्रश्न को एक बार लाइन बाय लाइन देखते हुए चल रहे हैं, तो हमको एक जानकारी मिला है कि 2016 के बाद, मतलब 2016 से जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, बिहार पीसीएस की, बीपीएससी जितनी परीक्षाएं कंडक्ट करा रही है, उसमें 5 ऑप्शन है। और आपका जो टीचर का जो वो मार्कशीट आया था, प्राइमरी टीचर या फिर कोई भी जो ये टीचर की भर्ती में जो मार्कशीट निकला है, उसमें भी आपका पाँच ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे आपका 7वें प्रश्न के बारे में। तो एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसी बहुमत चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको बहुत सारे मतलब संविधान में हर चीज़ के बात दिया गया है, जिसमें आदमी मतलब कानून अच्छी तरीके से इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो बातें नहीं दी गई हैं उसमें संविधान को संशोधन किया जाता है। और संशोधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ जगहों पे साधारण संशोधन हो जाते हैं, कुछ जगहों पे दो मतलब जितने वहाँ पे संसद में लोग हैं उसका 2/3 3/3 ऐसे कई मतलब हर क्षेत्र को अलग अलग तवज्जो दिया गया, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। तो उसमें ये जानना चाहता है आपका जो नए राज्य का जो गठन होता है उसमें कैसा संशोधन होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो पहला है आपका साधारण संशोधन, ये सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं इसके बारे में, जैसे इसके तहत आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार जो पहले राज्य जो है आपका, जो वो पहले जो बिहार बहुत बड़ा था उड़ीसा के साथ, जो उड़ीसा जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ना, उड़ीसा झारखंड ये सारा बिहार एक था, ठीक। एक समय आया जब उड़ीसा अलग हुआ तो उड़ीसा एक नया राज्य बन गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी में एक नया राज्य बना झारखंड, ठीक, बिहार से कट के, ठीक है। तो उस समय भी मतलब साधारण संशोधन किया गया होगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं आपका क्या कहते हैं सिक्किम का, तो सिक्किम आपका भारत का हिस्सा नहीं था। ये 1975 में, हाँ 1975 में 26वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, इसको अपने देश में शामिल किया गया था। ये अपने देश का हिस्सा पहले नहीं था, ठीक है। तो इसको पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ, एक सह राज्य का दर्जा मिला इसको। उसके बाद एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में 16 मई को, और उसके बाद इसको 22वां राज्य का दर्जा उस टाइम पूर्ण रूप से भारत में मिल गया था सिक्किम को, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में।
8वां प्रश्न जो आपका है ये, हाँ देखिए 8वां प्रश्न क्या पूछता है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 8वें प्रश्न में, ये 2016 का प्रश्न है, इसमें भी देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन जो आपका है ये, सॉरी पहला जो आपका इसमें दिया गया है वो है आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो है 19 के पहला में, 19 के पहला, आर्टिकल 19 का पहला है। ठीक है, ये जो है आपका केवल हमको लग रहा है कि ये केवल आपका भारतीय नागरिकों के लिए ये आर्टिकल है। ठीक है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए। कानून के समान समान संरक्षण, कानून के समान समान संरक्षण की जो बात है वो भारतीय और गैर भारतीय, गैर नागरिक का मतलब ये है कि जो टूरिस्ट आते हैं, बाहरी देश से लोग घूमने हमारे देश में आते हैं, उनको कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक, तो जो अभिव्यक्ति का जो भाषण है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो केवल भारत के जो नागरिक है उन्हीं के लिए है, न कि किसी और देश से कोई आके भारत में जो चाहे वो बोल के चला जाए। ये दूसरों को ये इस चीज़ की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन कानून के समान समानता सबको है, वो चाहे हमारे देश का हो या किसी और देश का। ठीक है, ये नहीं होगा कि कोई अगर जुर्म करता है तो हम हमारे देश के हैं तो आपकी ज़्यादा बात सुनी जाएगी, या फिर कोई बाहरी है तो उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी। दोनों के लिए समान कानून है। ठीक, उसके बाद अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है। ये भी जो है ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि गैर नागरिकों के लिए। ठीक, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपका भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। ठीक, तो इसमें जो है आपका दूसरा और चौथा दोनों के लिए है, तो दूसरा और चौथा, लेकिन 1 मिनट यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर ने नहीं पूछा है, मतलब कि एक बार प्रश्न देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसमें यह पूछा है केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो केवल भारतीयों को तो आपको ये पहला और तीसरा प्राप्त है। ठीक, तो इसमें पहला और तीसरा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के। देख लीजिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था अल्पसंख्यक आर्टिकल 29 में है और 19 में आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक, ये दोनों जो है वो गैर नागरिकों मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल हमारे देश के जितने लोग हैं, भारतीय नागरिक जितने, उनको ही प्राप्त है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो उच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय के व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने डैश डैश के तहत नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। अधिकार है, माना क्या गया है अधिकार, मतलब पहले ये अधिकार नहीं था। आप अपने मतलब घरों के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने प्रॉपर्टी में आप राष्ट्रीय झंडा फहरा नहीं सकते थे। ये बाद में संशोधन करके इसको पारित किया गया था। कोई एक व्यापारी थे, उन्होंने अपने कारखाने के ऊपर एक बार झंडा फहरा दिया था जिसपे काफ़ी बवाल हुआ, उसी के अकॉर्डिंग तब जाके इसको चेंज किया गया। और आज सभी लोग अपने अनुसार बिना झंडा का अपमान किए इसको फहरा सकते हैं अपने घर पे, अपने कंपनी, अपने स्कूल, दुकान, कहीं भी। ठीक, तो ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ठीक, आर्टिकल 25 में है, या आर्टिकल 21 में है, या आर्टिकल 19A में है, या फिर 14 में है। तो जो आर्टिकल आपका 25 है वो आपका धर्म से, आर्टिकल जो आपको 25 है वो धर्म से संबंधित है। जो आर्टिकल जो 21 है आपका वो शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल जो 14 है आपका वो जो है आपका समानता से संबंधित है। ठीक है, जो कानूनी जो आर्टिकल आपका 21 है वो कानून के समान संरक्षण की बात करता है। ठीक, आर्टिकल 14
आर्टिकल जो आपका 19A है, इसमें आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, पुतला फूकने की स्वतंत्रता। पुतला मतलब किसी को क्या कहते हैं आपको, विद्रोह प्रकट करने के लिए किसी के प्रति आप उसका पुतला फूक सकते हैं। ठीक, ये जो है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्टिकल 19A के तहत आपको ये अधिकार मिलता है। ठीक, अब बात करेंगे, देख लीजिए ये भी 2016 में पूछा गया था। इसके भी 5 ऑप्शन है, लेकिन 5वां ऑप्शन अधिकतम यही देखने को मिला है। उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, यही सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और अगर हम प्रश्न नंबर 10वां की बात करें, प्रश्न नंबर 10 की बात करें, भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। ठीक, शिक्षा का जो अधिकार है वो कब जोड़ा गया था। पहले जो शिक्षा का अधिकार था वो आपका मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन इसको कब जोड़ा गया। सारे ऑप्शन में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि जो आपका सन है 2010 सारे ऑप्शन में है। ठीक, लेकिन एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाएंगे आप, तो आपको ऑप्शन भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एजुकेशन का जो सत्र है, जो आपका नया एडमिशन जो होता है, जो आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास 4 में पढ़ रहा है, ठीक, तो वो फाइनल एग्ज़ाम जो है वो मार्च में देता है, और क्लास 4th का क्लास वहीं पे उसका एग्ज़ाम देने के बाद कंप्लीट हो जाता है, और फिर उसका एडमिशन होता है अप्रैल महीने में, और अप्रैल महीने में वो क्लास 5 के सेशन को पढ़ना चालू कर देता है। मतलब नया सेशन जो हमारे भारत देश का है वो आपका अप्रैल से चालू हो जाता है। ठीक, तो आपका 1 अप्रैल 2010 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो जाए। 1 अप्रैल 2010 जो है करेंट आंसर है, जो संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 में। ठीक, अगर हम बात करें तो ये 46वां संविधान संशोधन 2002 में ही हो गया था, लेकिन संसद संसद में इसको 2009 में पारित किया गया, लेकिन इसको जब लागू की बात आती है 2010 में ये लागू हुआ। आप ड्यूरेशन देख सकते हैं कि कितना जल्दी काम हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 11 की, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, इनमें से पूछ रहे हैं मानव अधिकार तो है, ठीक है, मानव का अधिकार है, लेकिन साथ साथ आपका जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मतलब आपके संविधान के तहत ये आता है। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत कौन कौन से ऑप्शन इसमें आते हैं, कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, मकान का अधिकार, मकान को जो आपका अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। अब काम का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आपको काम देना ही है, आपको काम लेना ही है, कोई मौलिक अधिकार आपका नहीं है। ठीक, शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। ठीक, और सूचना का अधिकार मतलब सूचना प्राप्त का अधिकार भी, जैसे कि अभी मान लीजिए ये टीचर का भर्ती का देख लिया जाए तो सूचना सबको मिला है, ये नहीं कि किसी को नहीं मिला, किसी को मिला। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है वो पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ की ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएगा, पहला और तीसरा दोनों यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आर्टिकल की बात करें तो 19 के 1 में आपको वाक्य का मतलब बोलने का अधिकार, आपको अपना सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और 21 के कॉम में आपको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 21A में आपको शिक्षा का अधिकार है। तो ठीक, आज इसको यहीं तक करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है, और आगे ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न लेके हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन में 200 प्रश्न है, मतलब संविधान के 200 प्रश्न है। ठीक, तो कल हम 50 प्रश्न, उसके बाद 50-50 प्रश्न करा के जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक, 201 प्रश्न। ठीक है, टोटल 200 प्रश्न है। ठीक जी, धन्यवाद।